Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all my students. I hope you all are safe and well. So basically आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसी चैप्टर के यानी सेल साइकिल के चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने सेल साइकिल के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसकी डिफिनीशन जितने भी सब कुछ जितना भी था सेल साइकिल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हमने सेल साइकिल की डिफरेंट फेजेस स्टार्ट की थी, उनमें सिर्फ हमने G1 फेज़ पढ़ा था। आज हम 2 फेजेस और साथ में एक तीसरा फेज़ जिसे हम गो फेज़ कहते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले S फेज़, देन G2 फेज़, G1 फेज़ इससे पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप प्ले लिस्ट में जाके आपको मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं S फेज़ से। S फेज़ इसको हम सिंथेसिस फेज़ भी बोलते हैं, जिसमें हमारे पास मेन काम जो होता है डीएनए की रिप्लिकेशन होती है। द फर्स्ट वन इज़ दैट इन दिस फेज़ द सेल डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोसोम्स। बेसिकली यहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल होता है जो इन द फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है, कुछ हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द रेप अराउंड होके, उसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम्स का वर्ड यूज़ किया है बुक में, तो हमने भी क्रोमोसोम लिखा है, लेकिन इसका जो मेन मतलब है वो है डीएनए को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास एक सेल है। अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख ले किसी भी डिवाइडिंग सेल को, अगर वो एस फेज़ में हो तो वो इस तरह दिखाई देता है। और ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये जो ब्लू कलर में मैंने शो किया है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास डीएनए मौजूद है, हर एक सेल का डीएनए मौजूद है जो कि हेरिडिटी मटेरियल है जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होते हैं। तो सेल जब डिवाइड करेगा तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हर एक सेल में अपना अपना डीएनए जाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियर इन्वेलप होता है और वो एक अपने आप को डुप्लीकेट कर देता है, उसकी एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है, जिसे हम डीएनए रिप्लिकेशन बोलते हैं। देन द डीएनए ऑफ ईच क्रोमोसोम इज कॉपीड, जिसे हम रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए बोलते हैं। सही है। अब आप आ जाए, यहाँ पर हम एस फेज़ पढ़ रहे हैं। अब आप आ जाए यहाँ इस डायग्राम को देख ले, ये एक डीएनए की डायग्राम है। यहाँ पर बहुत सारे डीएनए मौजूद हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, लेकिन आगे जाके जब क्रोमोसोम बनेंगे और एक सेल से 2 सेल बनेंगे तो हर एक सेल के लिए चाहिए कि एक सेल के पास अपना डीएनए हो और दूसरे सेल के पास अपना डीएनए हो। तो यहाँ पर आप देख ले कि इस एक डीएनए को हम सबसे पहले क्या होगा, 2 डीएनए बनेंगे और एग्जैक्ट कॉपी इनके बनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मैंने ब्लू कलर में शो किया है और एक रेड में शो किया है। तो ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, यानी ब्लू इस तरीके से, ब्लू आ जाएगा, और दूसरा रेड है हमारे पास तो वो इस तरीके से रेड आ जाएगा। अब ये और ये, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, यानी 2 डबल हेलिक्स मीन जब 2 आपस में 2 स्ट्रैंड मिलते हैं तब हमारे पास डीएनए बनता है। तो इसकी एक स्ट्रैंड यहाँ आ गई, दूसरी स्ट्रैंड यहाँ आ गई। अब इसके साथ ये जो ब्लू पोर्शन है डीएनए का एक स्ट्रैंड, इसके साथ दूसरा स्ट्रैंड बन जाएगा रेड वाला, इसी तरह रेड वाला बन जाएगा, और यहाँ पर रेड के साथ ब्लू वाला हिस्सा बन जाएगा इसी तरह। तो एक पेरेंट डीएनए से हम बोलते हैं और ये 2 डॉटर डीएनए बन गए, जो कि जैसे ही नाइट्रोजीनियस बेसिस यानी जिस तरह डीएनए मॉलिक्यूल ये था उसी के 2 डीएनए एग्जैक्ट कॉपी बन गए हैं, जिसे हम डीएनए रिप्लिकेशन बोलते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास इस न्यूक्लियस में 3 डीएनए मॉलिक्यूल मौजूद है। फ़र्ज़ करें, वैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए मैंने थोड़ा सिंपल आपको समझाने के लिए ये 3 डीएनए मॉलिक्यूल, एक ब्लू कलर में है, एक ग्रीन कलर में और तीसरा रेड कलर में। अब
ये जो ब्लू कलर है ये अपने साथ दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल बनाएगा, ये जो ग्रीन कलर में है इससे 2 डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और ये जो रेड कलर में है इससे भी 2 डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स, फिर आगे जाके जब क्रोमोसोम बनेगा तो हम इसे फिर सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। यहाँ पर वर्ड यूज किया है इन्होंने कि ईच क्रोमोसोम इज नाउ कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड। वो क्रोमेटिड या सिस्टर डीएनए आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि वो डीएनए जो एक ही पेरेंट से, वो डीएनए जो एक ही पेरेंट से मिलकर बने हो और एग्जैक्ट एक दूसरे के सेम हो, यानी जिस तरह नाइट्रोजीनियस बेसिस यहाँ पर हो उसी तरह यहाँ पर भी हो, तो उसे हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ये आगे हम डिवीजन फेज में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पर थोड़ा मैंने सिर्फ इसको टच दिया कि सिस्टर डीएनए, यहाँ पर आप सिस्टर डीएनए बोल सकते हैं या सिस्टर क्रोमेटिड्स, लेकिन बुक में सिस्टर क्रोमेटिड्स का वर्ड यूज किया है तो सिस्टर क्रोमेटिड्स सही है। देन सेल ग्रोथ इज, इसके बाद हमारे पास क्या है, सेल ग्रोथ इज कंटिन्यूड। अब हमने पढ़ा यहाँ पर G1 फेज में पढ़ा था कि जब सेल बन जाते हैं एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन, जब यहाँ पर सेल बन जाते हैं तो वो साइज में थोड़ा कम होते हैं, यानी उसकी साइज बहुत छोटी होती है। तो एस फेज, G1 फेज में भी ग्रोथ होता है, सेल की बढ़ोतरी होती है, और एस फेज में वही ग्रोथ कंटिन्यू रहता है। साथ ही साथ में डीएनए रिप्लिकेशन के लिए मुख्तलिफ एंजाइम्स की ज़रूरत होती है हमें, यानी डीएनए जब ये प्रोसेस होता है, एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन इन्वॉल्व है। वो प्रोटीन कुछ के नाम मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, उनमें से डीएनए लाइगेज, डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, ये कुछ बहुत सारे एंजाइम हैं जो डीएनए रिप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है, उनके बगैर डीएनए रिप्लिकेशन नहीं होती। तो साथ ही साथ इस फेज़ में उन एंजाइम्स और साथ ही साथ प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू रहता है ताकि हमारे पास क्या हो जाए, डीएनए रिप्लिकेशन हो जाए। उसके बाद हमारे पास आता है जब एस फेज़, ये एस फेज़ की जितने भी इवेंट्स थे हमने वो डिस्कस कर लिए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ है वो है G2 फेज़। अब G2 फेज़ में भी वही सेम चीज़ें हैं, लेकिन ये द फर्स्ट वन इज दैट द पीरियड बिटवीन द कंप्लीशन डीएनए सिंथेसिस एंड बिगिनिंग ऑफ डिवीजन फेज। कंप्लीशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस, एस फेज में हमारे पास क्या हो रहा था, डीएनए रिप्लिकेशन हो रहा था या डीएनए सिंथेसिस भी हम उसे बोलते हैं, और उसके बाद का यानी कंप्लीशन हो गया डीएनए की एस फेज की, और बिटवीन द डिवीजन फेज, तो ये डिवीजन फेज हो गया, ये एस फेज हो गया, ये इसके दरमियान में क्या है, G2 फेज है। सो द पीरियड, वो दौरान जो एस फेज यानी रिप्लिकेटरी फेज यानी सिंथेसिस फेज और डिवीजन फेज के दरमियान में हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, G2 फेज। उसके बाद ये यहाँ पर भी होता है प्रिपेयर्ड प्रोटीन्स दैट इन्वॉल्व इन माइटोसिस, और यहाँ पर वो सारे इवेंट्स होते हैं, वो सारे प्रोटीन्स बनते हैं, वो सारे एंजाइम्स बनते हैं जो डिवीजन फेज में हेल्प कर रहे होंगे। अब आके जाके हमारे पास सेल की न्यूक्लियस डिवाइड होगी, साथ उसके साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ये एक सेल है, इसमें 2 चीज़ें जो हमें नज़र आती है वो है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो इसके बाद डिवीजन फेज में हमारे पास न्यूक्लियस केरोकाइनेसिस होगी, जो सेकंड लेक्चर में हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी थी उसके ऊपर, केरोकाइनेसिस, और साथ ही साथ साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म की तकसीम होगी। तो उनके लिए डिफरेंट प्रोटीन्स की ज़रूरत है, जिस तरह के स्पेंडल फाइबर बनेंगे वो आगे जाके हम डिवीजन फेज में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपने ये याद रखना है कि कुछ प्रोटीन्स भी G2 फेज में बनते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक दूसरा फेज आता है, उसे हम गो फेज कहते हैं या GO फेज कहते हैं। वो स्टार्ट होता है यहाँ पर सेल साइकिल के साइटोकाइनेसिस के एंड पे, यानी यहाँ पर एक सेल आ गया है और एक सेल से हमारे पास 2 सेल मिलकर बने हैं। एट द एंड ऑफ सेल साइकिल 2 सेल हमारे पास बने, माइटोसिस प्रोसेस हो गया है। तो इसके बाद हमारे पास ये सेल क्या करेंगे कि कुछ सेल इसमें ऐसे होंगे, आफ्टर डिवीजन सम सेल्स एंटर टू गो फेज एंड स्टॉप डिवीजन। कुछ सेल ऐसे होंगे कि जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये स्टॉप करेंगे
सेल साइकिल स्टॉप करेंगे, यानी दोबारा से ये डिवाइड नहीं होंगे। जिस तरह के न्यूरॉन सेल्स हो गए, अगर आपको पता होगा कि अगर किसी शख्स की न्यूरॉन्स काम करना छोड़ दे तो वो दोबारा से रिपेयर नहीं हो सकते, यानी अगर कोई शख्स पैरालाइज हो जाए तो वो दोबारा से ठीक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो सेल है उनमें वो एबिलिटी नहीं होती कि वो दोबारा से क्या करे, डिवाइड करे और उन सेल्स को जो डैमेज हो गए हैं उनको रिप्लेस करे। तो इस वजह से इसको गो फेज में ये एंटर हो जाते हैं। अब गो फेज में दूसरे सेल्स होते हैं कि वो सेमी परमानेंटली एंटर हो जाते हैं, यानी 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, यानी उस ड्यूरेशन के लिए जब उनकी ज़रूरत ना हो उन सेल की तो वो स्टॉप कर जाते हैं। तो उसे हम फिर सम सेल्स एंटर टू गो फेज क्या सेमी परमानेंटली, जस्ट लाइक लिवर सेल और किडनी सेल। जिस तरह आपने पढ़ा होगा कि लिवर में रीजनरेशन प्रोसेस होगी, अगर हम लिवर को कट कर ले और उसका एक टुकड़ा उससे अलग कर ले तो उस जो बाकी मानदा टुकड़ा रहता है तो वो अपने साथ वो दूसरा टुकड़ा बना लेता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लिवर है, तो अगर हम उसको यहाँ से काट ले, इस तरह ये हिस्सा अलग कर ले, तो इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये अपने पास दोबारा से वो दूसरा जो पोर्शन हमने कट आउट किया था वो बना ले। तो वो किसके थ्रू बनाएगा? सेल साइकिल के थ्रू, यानी इन फेजेस से वो गुजरेगा। तो ये सेमी परमानेंटली हो जाता है, एंटर हो जाता है गो फेज में। देन द थर्ड वन इज सम सेल्स डू नॉट एंटर टू गो फेज जस्ट लाइक एपिथेलियल सेल। अब जो हमारे स्किन के सेल है वो ये जो गो फेज है, जियो फेज है, इसमें एंटर नहीं होते। वो कुछ टाइम के लिए स्टॉप नहीं होते, लेकिन कंटिन्यूसली जब हम ग्रो कर रहे होते हैं तो एपिथेलियल सेल जब ये डिवीजन हो जाए और ये सेल आ जाए तो ये दोबारा से G1 फेज में, S फेज में, G2 में और इसी तरह डिवीजन फेस करके, यानी वो लाइफ टाइम हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, डिवीजन करते रहते हैं। नाउ ये तो था गो फेज के बारे में। तो आज हमने ये सारा कुछ पढ़ा, उनमें जो मेन हमारे पास थी वो एस फेज थी, जिसमें हमारे पास डीएनए रिप्लिकेशन होती है। इसकी इंपॉर्टेंस हम फिर आगे जाके मियोसिस में भी पढ़ेंगे और माइटोसिस में भी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि ये क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हर एक सेल को अपना अपना डीएनए चाहिए, हर एक सेल को अपना क्रोमोसोम्स चाहिए, तो उसके लिए ये सिंथेसिस लाजमी है। तो आज की लेक्चर में हमने एस फेज को पढ़ा डिटेल में, साथ ही साथ में G2 फेज को पढ़ा और गो फेज को टच दिया कि गो फेज क्या होता है। तो ये हमारे पास एंड हो गया इंटरफेज का, क्योंकि G1 फेज, S फेज और G2 फेज कलेक्टिवली हम इसे क्या बोलते हैं, इंटरफेज। सेल साइकिल को हमने 2 कैटेगरी, लेक्चर नंबर 2 अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने सारा का सारा जितना भी ये सेल साइकिल का पूरा लेक्चर है ना, सेल साइकिल की पूरी प्रोसीजर है, उसकी एक शॉर्ट समरी मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 आप जरूर देख ले, फुल समरी है सेल साइकिल की। तो इंटरफेज को 3 में डिवाइड किया है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 फेज इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हमने S फेज, G2 फेज और साथ में गो फेज को भी टच दिया। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और इंशाल्लाह उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा तो वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।